तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है एक्चुअल में? अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे तो हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम, कहाँ से ले जानी है हमने? डीएनए टू आरएनए, ठीक है। और डीएनए जो है इसका सिर्फ वन स्ट्रैंड, दोनों नहीं, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा जिसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को आरएनए में पहुंचानी है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब किस तरीके से होगा? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे पास ये दो स्ट्रैंड्स है, यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ ए, ऐसे कुछ गिनती के बेस पेयर्स बना लेते हैं, ए जी जी सी ए टी ए, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास बनेगा टी टी सी सी जी टी ए टी, ठीक है। ध्यान से समझना चीजों को, क्योंकि समझ नहीं आएंगी तो आगे कितना भी कुछ करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगी चीजें, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, समझनी बहुत जरूरी है। ये है हमारा डीएनए, ठीक है। हमारे पास क्या होगा? एक 5 प्राइम होगा एंड 3 प्राइम चलेगा, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है ये, ए को टी जी सी से ही कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये है हमारा एक डीएनए, ठीक है। अब इन दोनों में से ये जो दोनों हैं, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है जो कि आगे आरएनए को अपनी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा वो हम लेके चलते हैं। जो अगला आएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज था वैसे आरएनए पॉलीमरेज आएगा। दोनों में से सबसे पहले तो एक एक स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, क्योंकि किसी के भी अगेंस्ट हम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग इसलिए कर लियो ताकि तुम्हें जो अगला वाला बनाऊंगी वो आसानी से समझ आ सके। इस तरीके से ये है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये है हमारा टी टी सी सी जी टी ए। हाँ, अब जो अगला आएगा, पिछला डीएनए को रेप्लिकेट करना था, डीएनए बनाना था तो डीएनए पॉलीमरेज था, ठीक है। अब आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। ये देखो ये रहा डायग्राम, डीएनए बनाना था तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब देखो दोनों स्ट्रैंड्स के पास इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग है। एक एडवांस में चीज बता देती हूँ कि ये जो कोड है, ये हमारे पास कुछ कोड है, कुछ इंफॉर्मेशन है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस लगी हुई है, ठीक है। यानी इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इसमें और इसमें जो इंफॉर्मेशन है क्या वो एक जैसी है? इसके अगर मैं मान लो 3 का ऐसे फ्रेम बना देती हूँ, ए जी, यहाँ पे टी जी सी ए सी जी टी, क्या इंफॉर्मेशन एक जैसी हुई? नहीं हुई, अलग अलग हो गई दोनों की इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इससे भी आरएनए बना देती हूँ, इससे भी आरएनए बना देती हूँ, तो कितने बनेंगे? 2 डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, ठीक है। ये आरएनए 1 बन जाएगा, ये आरएनए 2 बन जाएगा। इसका मतलब होगा सेम पोर्शन ऑफ डीएनए 2 डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन कर रहा है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या किया है, दोनों में से जो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है जो कि आरएनए बनाता है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि दो अलग अलग, अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं दोनों से आरएनए बनाने लग जाएं तो 2 अलग अलग आरएनए बनेंगे। दैट मीन्स डीएनए का एक ही पोर्शन 2 अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन बना रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है डीएनए का जो कि आगे आरएनए बनाता है, ठीक है। इसका मतलब एक स्ट्रैंड
डीएनए का एक आरएनए बनाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पोर्शन को आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा वाला स्ट्रैंड होगा? वो स्ट्रैंड होगा 3 to 5 वाला। ठीक है, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में चलता है उसको ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा और इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ से भी याद रख सकते हो कि जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम to 3 प्राइम काम करता है, जब आरएनए पॉलीमरेज है वो भी इसी डायरेक्शन में काम करता है। और इस डायरेक्शन में इसको काम करने का मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है यानी डीएनए का पोर्शन है वो ये वाला होगा, क्योंकि डीएनए का ये लेंगे, डीएनए का ऐसा वाला लेंगे, इस डायरेक्शन वाला। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ 5 to 3 जो बनेगा ये डीएनए का है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो इस वाले के अगेंस्ट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाएगा और ये आरएनए है। ये 5 प्राइम to 3 प्राइम तभी तो बनेगा जब ऊपर वाला 3 to 5 है। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स जो हैं, अगर मैं चाहती हूँ ये वाला 5 to 3 बने तो मुझे ऑटोमेटिकली इसको 3 to 5 लेना ही पड़ेगा, तभी ये 5 to 3 बनेगा। अक्षु पिटाई सेम कैसे होंगे? तुमने डीएनए में क्या पढ़ा? दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, पढ़ा है ना? क्योंकि अरे क्योंकि भाई जब तुम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा तो एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आता है, जबकि दूसरी तरफ जो है OH ग्रुप जो है वो फ्री एंड बनता है। तो 3 प्राइम एक तरफ आ रहा है ना, इसको मैं 5 कैसे बना दूं जब ये 5th पोजीशन वाला यहाँ फ्री रह ही नहीं रहा। ठीक है, वो इनकी पोजीशंस की वजह से होता है। हाँ, अभी तो बताया कि अगर दोनों बनाने लग जाएंगे तो दोनों से डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये AAG है, ये TTC है। ठीक है, दोनों से इंफॉर्मेशन अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ बैठो। हाँ, हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ पे बैठो चुपचाप। ठीक है, कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करना अब किसी चीज में, चुपचाप बैठना है, पिटाई होगी नहीं तो। आइज में कुछ नहीं हुआ है, आइज में मिर्ची है। दो अलग अलग आरएनए बन जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन अलग हो जाएगी, दूसरे स्ट्रैंड पे अलग इंफॉर्मेशन हो जाएगी और इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने, अनस्टेबल नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए बस, वरना जो दो आरएनए बनेंगे वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अटैच कर जाएंगे और फिर ये आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रैंड 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड जो 3 प्राइम to 5 उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रैंड से बनेगा तुम्हारा आरएनए। हाँ, क्या करना है चीजी का? नहीं खाना। तो हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड, एक जो 3 to 5 है, एक जो 5 to 3 है। क्या चीज? हम्म, वहां जाके बैठना है तो आवाज चलाऊंगी, यहाँ भी मुझे तंग कर रही है और वहां भी नहीं देखना है। देखो ये लिखे हुए हैं आंसर। इन ट्रांसक्रिप्शन, इसको छोड़ो, इसको नहीं पकड़ना। In transcription, only a segment of DNA and only one
of the strand is copied into RNA. This necessitates, अच्छा नहीं ये वाला, ये रहा. Why both the strands are not copied? तेरी सॉरी आई मिर्ची नहीं की होगी, सारा टाइम साइड खेलती रहे है ना. मत मारूंगी अक्षु को अभी. Why both the strands are not copied during transcription? सिंपल आंसर पहला, अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट का काम करे. टेम्पलेट का काम करने का मतलब है, हिलना नहीं है, सीधे बैठो. अगर दोनों ही टेम्पलेट का काम करने लग जाएं, यानी कि दोनों से ही आरएनए बन जाएं, तो दो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे जिनकी सीक्वेंस अलग अलग होगी. ठीक है. और इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, और अगर दोनों प्रोटीन बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों सीक्वेंस जो हैं वो अलग हो जाएंगी. इसीलिए एक ही सेगमेंट से दो डिफरेंट प्रोटीन बनने लग जाएंगे. ठीक है. दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर मशीनरी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. ठीक है. दूसरी चीज, सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स, अगर दोनों आरएनए बनेंगे तो साइमल्टेनियसली ये क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, और इसीलिए क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जिसकी वजह से आगे जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो ये दोनों रीजंस होते हैं, और क्वेश्चन तुम्हें अक्सर 3 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है कि क्यों आरएनए के, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन उनका ट्रांसक्राइब नहीं होते. हाँ. अब हम आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है कि अब हमारे पास, अक्षर नहीं पढ़ाने देगी क्या यार बिल्कुल भी. वहां बैठ जा आराम से जाके, वहां नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है कि कितना भी डीएनए है उसमें हम लोग एक एक पोर्शन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि ये एक कोई प्रोटीन बनाएगा. ठीक है. उतना पोर्शन जो है एक पर्टिकुलर एमआरएनए बनाएगा. अक्षु क्या जी में है मेरे बच्चे, ये बता है क्या जी में है, क्या जी में है ये बता दे, क्या जी में है बताएगी. यहाँ पकड़ो, बस खत्म, हिलना नहीं है बिल्कुल भी. तो एक पर्टिकुलर हम एरिया ले लेते हैं डीएनए का, एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसको हम कहते हैं कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक प्रमोटर होता है, फिर सेकेंड चीज स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एक लास्ट में टर्मिनेटर होता है. वीडियो शो नहीं हो रही मेरी तरफ से तो चल रही है बच्चे, क्या सभी को ठीक है. तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, जिसमें से प्रमोटर और टर्मिनेटर नाम से तुम देख सकते हो कि एक्चुअल में जो जीन है जिससे प्रोटीन बनने वाला है वो है स्ट्रक्चरल जीन. प्रमोटर और टर्मिनेटर ये दोनों वो साइट्स हैं जो स्टार्टिंग में और एंड में प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम है इसको स्टार्ट करवाना ट्रांसक्रिप्शन को, और टर्मिनेटर का काम है एंड करवाना. ठीक है. यानी कि कोई भी एंजाइम जो है वो सबसे पहले आके प्रमोटर पे बाइंड करेगा, तब कहीं जाके स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और उसके बाद जैसे ही टर्मिनेटर आ जाएगा वैसे ही जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है.
हाँ, तो देयर इज अ कन्वेंशन in defining the two strands of DNA in structural gene of transcription unit. कन्वेंशन है, कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जो हैं उनकी पोलैरिटी अलग है, और अब जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, अब क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। वो किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 to 3 ही काम करता है, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसीलिए जो स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट यानी जिसपे एक्चुअली आरएनए बनने वाला है, ठीक है, इसीलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा जो दूसरा वाला बच गया उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। बेशक स्ट्रेंज है कि ये किसी चीज को कोड नहीं कर रहा, इससे तो प्रोटीन नहीं बनने वाला, फिर इसे क्यों कह रहे हैं, बस नाम के लिए कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जबकि दूसरा वाला जो है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ये दिखाया हुआ है, ये है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कि ये हमारा पूरी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। स्टार्टिंग में प्रमोटर होगा जहाँ पे आके कोई भी एंजाइम बाइंड करेगा, फिर स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन वो जो एक्चुअल में जिससे प्रोटीन बनने वाला है, और टर्मिनेटर रीजन जहाँ पे आके जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट फिर लिखा हुआ है कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फ्लैंक का मतलब होता है साइडों में लगे होना या कवर करके रखना। प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है वो स्ट्रक्चरल जीन को कवर करके रखते हैं लेफ्ट और साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। प्रमोटर को कहा जाता है कि वो प्राइम एंड की तरफ होगा या अपस्ट्रीम होगा। अच्छा, जितनी भी रेफरेंसेस बनाएंगे, कभी भी लेफ्ट में कहेंगे या राइट में कहेंगे, वो हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से कहेंगे, वो टेम्पलेट के हिसाब से नहीं कही जाएगी, ठीक है। तो ये सब तुम मान सकते हो कि बस एक नॉमन कन्वेंशन है कि भाई इस तरीके से करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो प्रोमोटर क्या है, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये वो साइट है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है, यानी आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड करेगा, ना कि स्ट्रक्चरल जीन पे। दैट ऑल्सो डिफाइंस, और यही डिफाइन करती है कि टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। द स्विचिंग by switching its position with terminator, the definition of coding and template strand would also could be reversed। अगर मैं रिवर्स कर दूं, प्रमोटर को इधर लगा दूं तो टर्मिनेटर को इधर लगा दूं, तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, टेम्पलेट अलग हो जाएगा। अभी टेम्पलेट ये है, फिर टेम्पलेट ये हो जाएगा अगर मैं प्रमोटर को इधर लगा दूं, ठीक है। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के हिसाब से हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट और कोडिंग कौन सा स्ट्रैंड है। अच्छा, इसके अलावा देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी sequences that may be present further upstream और downstream। ये तो होता है, इतना तो हमें पता है कि ये जो पोर्शन है इतना एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, लेकिन इसके अलावा भी इसके अपस्ट्रीम यानी इससे ऊपर और इससे नीचे दोनों तरफ ही कुछ कुछ सीक्वेंसेस हो सकती हैं जो कि रेगुलेट कर सकती हैं जीन के एक्सप्रेशन को, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को और प्रोटीन बनने को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें बताया गया है पॉली क्या बोलते हैं, जो यूकैरियोट्स और क्या बोलते हैं इसको, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, कि इनमें किस तरीके का डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। अब अगर तुम प्रोकैरियोट्स को देखोगे, प्रोकैरियोट्स एक सिंपल सेल, यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ठीक है, और इसी में सारा जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा हुआ है। यहाँ देखोगे तो इसमें और इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। बाउंड्री ना होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से तुरंत प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। जबकि अगर तुम यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, डीएनए यहाँ पे है, डीएनए से जो आरएनए बनना है वो न्यूक्लियस में बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद न्यूक्लियस जो है उसको पहले बाहर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाके प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ में फर्क देखा जाए तो ये चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, यानी डीएनए पे ये डीएनए था, इस डीएनए से एक आरएनए बनने लग रहा है, ऐसे ऐसे बनने लग रहा है,
और एक और तीसरा एंजाइम आता है और इसी आरएनए से तुरंत तुरंत साथ में प्रोटीन भी बनाया जा रहा है। ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, एक ही जगह पे सब कुछ लोकेटेड है। जबकि यहाँ तुम देखोगे तो कहाँ पे बताया बच्चे, अभी पढ़ोगे ना, देखो आगे देखो, ये देखो आगे यहाँ पे यूकैरियोट्स लिखा हुआ है, तीसरी चौथी लाइन में दिख रहा है, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है ना। तो उस पे सीधे आने से पहले अगर मैं तुम्हें सीधे मोनो और पॉलीसिस्टोनिक बता दूंगी तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए पहले बैकग्राउंड सुन लो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री होने की वजह से पहले ट्रांसफर करो और उसके बाद चीजें होती हैं, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और है, अब इसी चीज की वजह से कि भाई एक साथ चीजें हो सकती हैं, अगर तुम यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे, यूकैरियोट्स में एक आरएनए बनेगा, उससे एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन जब मोनोकैरियोट्स को देखोगे तो आरएनए कॉन्टिन्यूसली बनता जा रहा है और उससे मल्टीपल प्रोटीन्स एक साथ बनाए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ही जीन चले जा रहा है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी हो जाएगी। ठीक है, समझ आया कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए अलग अलग आरएनए बनाने पड़ते हैं, उनको ट्रांसफर करो, फिर अलग अलग प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जाके बनेंगे। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक डीएनए से एक ही लंबा सा आरएनए बने जा रहा है, उसी पे प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है और छोटे छोटे प्रोटीन अपने आप छोटे छोटे बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हम एक सिस्ट्रॉन डिफाइन करते हैं। सिस्ट्रॉन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है? तुम्हारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। यूकैरियोट्स में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक ही प्रोटीन बनेगा। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर एक ही सिस्ट्रॉन पे मल्टीपल प्रोटीन्स बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, उसको ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसीलिए जब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी कि एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हर सिस्ट्रॉन ये क्या हो गया, हर सिस्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक में ही, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स हैं और एक सिस्ट्रॉन से एक प्रोटीन बनता जा। ठीक है, चीजें समझ आई? प्रोकैरियोट्स में एक साथ चीजें हो जाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो एक ही टाइम पे हो जाता है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके का वो करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन साइमल्टेनियसली बनते रहते हैं, जिसकी वजह से एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हर सिस्ट्रॉन से अपना अपना प्रोटीन बनेगा, नया पॉलीपेप्टाइड बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक आरएनए और उससे फिर ट्रांसफर होके उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोप्लाज्म में, तब कहीं जाके एक प्रोटीन बनेगा। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की यूनिट को बोला जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक।
अच्छा, इसके बाद एक और थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जो यूकैरियोट्स हैं उसमें एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी आगे प्रमोटर हो गया, पीछे टर्मिनेटर हो गया, और जो आरएनए बनता है वो आरएनए में भी छोटे छोटे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो आपस में बीच बीच में मिले होते हैं। यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं बीच बीच में इसको ट्रेवर्स करती हैं कि ये कोडिंग है, ये कोडिंग जो वैसी बनाई प्लेन वाली हैं ये कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, यानी इनको आपस में मिलाएंगे तब कहीं जाके प्रोटीन होगा। जबकि ये वाली जो है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का मतलब कि इनको हटाना पड़ेगा तब कहीं जाके प्रोटीन बनेगा, क्योंकि ये किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर रही है। तो ये जो कोडिंग वाली सीक्वेंसेस हैं इनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, जबकि जो नॉन कोडिंग वाली हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटीन बनाने से पहले जो आरएनए है उसमें उससे प्रोटीन बनाने से पहले ये जो इंट्रॉन्स हैं इनको रिमूव करना पड़ता है। ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम यहाँ आगे इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें एक्चुअल में होती हैं। ये देखो, ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 फेजेस में बटा हुआ है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, जो प्रोमोटर रीजन है हमारे पास, ये वाला हमारा सबसे ऊपर वाला प्रोमोटर रीजन है, इस प्रोमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज ये दोनों आके बाइंड करते हैं। ठीक है, सिग्मा फैक्टर के बिना आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ये डीएनए है ना, डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, डीएनए है हमारे पास, उस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो जाए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के काम करना शुरू कर दे, आरएनए बनाना शुरू कर दे, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी। हम्म, तो यहाँ पे ये बाइंड कर गया और इसने क्या किया, कैसे हो रहा है देखो, ये हमारा डीएनए है, ये पोर्शन पे आके हमारा सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं, जो भी ये वाला डीएनए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज करो ये वाला हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये पॉलीमरेज जो है इनको लेता जाएगा और आपस में इनको जोड़ता जाएगा। ठीक है, जोड़ जोड़ के एक मल्टीपल यूनिट बन जाएगी, जैसे कि ये येलो सी लाइन दिखा रखी है। ठीक है, एक बार शुरू हो गया उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर एक तरीके का एंजाइम है जिसके बिना आरएनए पॉलीमरेज, बस इनिशिएशन हो गया, हाँ बस एक बार इनिशिएशन हो गया उसके बाद ये भाग जाएगा। ठीक है, हाँ बस वैसे यहाँ ये जो रो फैक्टर है वो टर्मिनेटर का काम कर रहा है, कि जो लास्ट में सीक्वेंसेस होंगी उस पर रो जाके बाइंड कर जाएगा, पॉलीमरेज काम कर नहीं पाएगा, इसीलिए दोनों छुट के भाग जाएंगे। टर्मिनेट हो गया एक बार दोनों और फिर भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना काम करता रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता रहेगा, आरएनए बनाता रहेगा, और एक बार आरएनए बन गया तो रो फैक्टर जहाँ पे भी टर्मिनेटर रीजन आएगा वहां पे रो फैक्टर आके जुड़ जाएगा, और एक बार ये बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने की जगह नहीं मिलती, और फिर ये दोनों ही चीजें रिलीज हो जाती हैं, डीएनए अपना जैसा था वैसा रह जाता है। आरएनए जो बन गया उसको फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनाने की मशीनरी नहीं होती। ठीक है, प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, अब मैंने एक चीज बताई कि ये जो आरएनए बन रहा है ये पूरा आरएनए कोडिंग नहीं होता, इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, और मेच्योर आरएनए बनाने से पहले इनको हटाना पड़ता है। ठीक है, ये कैसे हटाएंगे, ये जो रेड रेड कलर के रीजन्स हैं ये हैं इंट्रॉन्स, और इनको हटाना है। जो आरएनए होता है एक बार वो बन गया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया,
इसके बाद क्या होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी। ये प्रोसेसिंग को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ये देखो तुम्हें दिखेगा यहाँ, ये वाला जो हमारे पास सेकेंड है, ठीक है। ये स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। क्योंकि इंट्रॉन्स जो है वो नॉन फंक्शनल है, उसका कोई काम नहीं, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। किस तरीके से होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कैपिंग का। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये देखो तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये 5 प्राइम एंड पे ऐड कर दिया जाता है। जो हमारे पास 5 प्राइम एंड था इस तरफ, ये देखो Mg+P, ये दिखाई दे रहा है, मिथाइल ग्वानोसिन मॉलिक्यूल है, ग्वानोसिन है, मेनली क्या है, ग्वानोसिन है। ग्वानोसिन क्या है, ग्वानिन प्लस राइबोज, ठीक है। उसमें मिथाइल लगा दिया और 3 फॉस्फेट जोड़ दिए, ये हो जाएगा 3 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देखो नाम से भी देखो कुछ नया नहीं है, ग्वानोसिन हमने पढ़ा है, ग्वानोसिन क्या होता है, ग्वानिन प्लस राइबोज, ठीक है। उसके आगे मिथाइल लगा दिया और पीछे 3 फॉस्फेट लगा दिए, तो वो बन गया मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट। ये 5 प्राइम एंड पे लगेगा, ठीक है। और जो 5 प्राइम एंड है उसको तुम हेड मानते हो, ये वाला हेड है, ये वाली टेल है, तो इसीलिए इस वाले को हम बोलते हैं कैपिंग, ठीक है। कि जो हेड वाला रीजन है उस पे हम लोग कैप लगा रहे हैं, तो जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करने वाला जो काम है इसको हम कहते हैं कैपिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि हम जो 3 प्राइम एंड है यानी इसकी जो टेल है उस पे हम लोग बहुत सारे एडिनाइलेट रेजिड्यूज लगा देते हैं। एडिनाइलेट क्या है, एडिनाइल ग्रुप जो है, एडिनाइलिक एसिड, उसमें से H माइनस कर दो तो ये एडिनाइलेट बन जाता है, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पॉली ए टेल है, दिस बहुत सारे ए जो है वो लगा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर एक एंजाइम आता है और वो क्या करता है, इसके बीच में ये जो रेड कलर का पोर्शन है इसको लूप बना देता है। ऐसे मानो जैसे मेरे पास ये है, देखो ये है एक आरएनए था, इसमें से मैं चाहती हूँ इतना पोर्शन जो है वो हट जाए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे कर देती हूँ। ऐसे करने के बाद इसको यहाँ से कैंची से कट कर देती हूँ और जो नीचे वाला पोर्शन बचा उसको जोड़ देती हूँ, तो क्या होगा, ये वाला जो लूप है जो मुझे चाहिए नहीं था ये रिमूव हो जाएगा और जो आगे पीछे वाले एंड्स थे वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये इसकी लूपिंग की और फिर इसको यहाँ से कट कर दो, नीचे वाले को आपस में जोड़ दो, तो जितने भी पोर्शन थे जो कोड नहीं कर रहे थे, जो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स थे, उनको इस तरीके से रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब जो ये बन गया इसको हम कहते हैं फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए, ठीक। ये वाला हमारा मेच्योर आरएनए है। अच्छा, ये चीज किसके अंदर होगी, यू प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में, सिर्फ यूकैरियोट्स में, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ये चीज नहीं होगी। दूसरी चीज, प्रोकैरियोट्स में एक और चीज नहीं होती कि आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रही हूँ मैं, पॉलीमरेज जो हमारे पास पॉलीमरेज है ना, ये पॉलीमरेज जो बन रहा है, ये वाला जो एंजाइम है, ये जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। मेरे ख्याल से होता है, वहां पे भी किसी ने पढ़ा है कि नहीं होता, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि मेरे ख्याल से, मेरे को अभी पूरा ध्यान नहीं है, हो सकता है काफी टाइम पहले पढ़ा था मैंने, वहां पे भी जो, हाँ ये होता है, बस उनमें क्या होता है, उनकी ये जो यूनिट्स बनी हुई हैं, जैसे ये है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आरआरएनए बनाता है, ये देखो आरआरएनए लिखा हुआ है ना, इसमें बस इनकी यूनिट्स का डिफरेंस होता है। वहां पे 70s और 40s वाले होते हैं, यहाँ पे उनमें मेरे ख्याल से 30 और 60s वाले होते हैं, इतना मेरे को याद नहीं है कि एग्जैक्टली, बट यस प्रोकैरियोट्स में भी आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए तीनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो यूकैरियोट्स में क्या है,